मैं दिल्ली के सदर जनाब कलीमुल हफीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज फरमाएं और अपनी बातें प्रेस के सामने रखें। उसके बाद इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब हमारे आपको तफसील के साथ प्रेस को मुखातब करेंगे। आली मर्तबत मोहतरम मुकाम सैयद इम्तियाज जलील साहब, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट भी हैं, आप ही की गुफ्तगू सुनने के लिए आप लोग हाजिर हुए हैं। मैं दिल्ली सदर की हैसियत से आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, ख़ासतौर से मीडिया पर्सन्स का, जिन्होंने इतनी गर्मी में हमारे लिए वक्त निकाला और आधा घंटा हमारे लिए इंतज़ार किया। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हुआ ये। लेकिन दोस्तों, आपकी गुजार ये करना था कि जो दिल्ली की सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा हिस्सा हाशिए पर है। एक अच्छा खासा सियासी खला है, और वो सियासी खला इसलिए है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस और बीजेपी पे खूब भरोसा किया। जब कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने उनको रुसवा किया, उनकी उम्मीदों पे जब वो खड़े नहीं उतरे, तो दिल्ली की आवाम ने आम आदमी पार्टी को मौका, और न सिर्फ मौका दिया, उनको बहुत भरपूर तरीके से समर्थन दिया और तारीख रकम कर दी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस और बीजेपी करती थी। खास तौर से वो तबकात जो कमजोर थे, मजलूम थे, अल्पसंख्यक थे, या दलित थे, या गरीब थे, या अनथराइज कॉलोनियों में रहते थे, उन तबकों के साथ आम आदमी पार्टी का भी रवैया अच्छा नहीं रहा। जहां तक उनकी नुमाइश का सवाल है, तो ये हजरत नुमाइश में कांग्रेस और बीजेपी से भी आगे निकले, और इन्होंने बिना काम किए इतने अपने कैलेंडर छपवा दिए, इतनी बातें कर दी कि लोग इनके बातों में आ गए और गुमराह हो गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब जब इमरजेंसी आई, जब जब इनका इम्तिहान का मौका आया, ये पूरी तरीके से फेल हुए। हालिया जो कोरोना महामारी, यानी दिल्ली जैसा शहर जो इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ पे लोग एम्बुलेंसेस में अपनी जान दे रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, और बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। और अगर आप चाहते कि आपका एडमिशन हो जाए, तो एडमिशन के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें चाहिए होती थी, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तो पूरी दुनिया ने वो देश की राजधानी का मंजर देखा, और केजरीवाल साहब या उनके पार्टी के लोग सिर्फ इल्जाम तराशी में एक दूसरे की नूरा कुश्ती में मुलविस रहे। आखिरकार कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी और जुबान लगानी पड़ी। उसके बाद जाके बहुत ही मामूली सी चीज ऑक्सीजन, जो कि पहले से मौजूद थी, हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से, और सिर्फ इनको आदत पड़ गई थी कि सिर्फ हम बोल बोल के काम चला लेंगे। गरीब आवाम ने अपनों को खोया, लोगों ने जान से हाथ धोया, और कितने लोग बड़े बड़े बिल को चुका करके मेदांता, अपोलो और वहां से रोते हुए बाहर निकले। अगर वो ठीक भी हो गए तो उनके घर उजड़ गए, उनको माली एतबार से बहुत नुकसान पहुंचा। दूसरा पॉइंट जो इस हुकूमत के ताल्लुक से है कि पिछले साल दिल्ली ने 3 साने देखे, उसमें एक बड़ा साना था एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट। जब एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यानी जो हमारी अक़लियत थी, जो उसकी जब वजूद की लड़ाई आई और जब वो सड़कों पर आई, तो दिल्ली पुलिस की जो जहरियत थी, और उसने जामिया मिलिया इस्लामिया पे किस तरह का अटैक किया और हमारे बच्चे और बच्चों के साथ जो जुल्म किया, वो पूरी दुनिया ने उसको दिखाया और हम सब लोगों ने महसूस किया। उसके बाद फिर कुछ शरपसंद अनासर ने दिल्ली को दंगों में झोंक दिया, और गरीब आवाम ने फिर एक बार मुसीबत का सामना किया, और गरीबों में खासतौर से मुसलमानों ने अपनों को खोया, अपनों जान से भी गए, कारोबार भी खोया, मकान भी लुटे, दरबदर भी हुए। और तब भी हमने इस हुकूमत का रवैया देखा, यानी दोनों हुकूमतों का हमने रवैया देखा कि किस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यक को अकेला छोड़ दिया।
फिर तीसरा मौका आया जब कोरोना आया। कोरोना एक ऐसी बीमारी जो इससे पूरी दुनिया परेशान थी, उसमें किसी इंसानियत का या किसी पार्टी का या किसी ग्रोह का कोई रोल नहीं था। वो तो एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान से इंसान में फैल रही थी, लेकिन वहां पे भी ये बेरहम नहीं बख्शा, इन्होंने हमें बख्शा और मीडिया ने उनका साथ दिया। अब जो खास मीडिया थी उन्होंने उनका साथ दिया और कोरोना को भी ला करके उन्होंने मरकज, तबलीग जमात और मुसलमानों पे फोड़ दिया और पूरे देश में मुसलमानों को शिकार कोरोना का एक दोषी बनाकर पेश किया और एक नफरत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई। उसका अभी आप हालिया दिनों में देख रहे होंगे कि कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं और जो जुर्माना लगाया गया है चैनल्स पे, वो ये साबित करता है कि इनकी कितनी बड़ी इन लोगों ने गलती की थी और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था कि आखिर अथॉरिटीज को इन पर जुर्माना लगाना पड़ा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये 3 साहनियों ने हमें मजबूर कर दिया कि आखिर हमें अब सबको अपना हक मांगने के लिए आगे आना पड़ेगा। बहरहाल 19 मार्च को मैंने दिल्ली AIMIM की सदारत की जिम्मेदारी संभाली और 19 मार्च के बाद 4 अप्रैल को मुझे बुखार आया। उसके बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर वो जब लॉकडाउन खुला तब से फिर मैं सरगर्म हुआ हूं। मैंने अपने जो दिल्ली की जो इंचार्ज हैं आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट की कि देखिए ये कोरोना तो अभी चलता रहेगा, अभी गाइडलाइंस भी रहेंगी, लिहाजा आप हमें एक दिन का वक्त दे दें और हमारी दिल्ली की आवाम से आप रूबरू हो जाएं और ये बताएं कि आखिर MIM क्या चाहती है। अब MIM जैसा हम हमेशा कहते चले आए हैं कि जब जो इन लोगों ने किया, खास तौर से दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, इन तीनों पार्टियों ने जो जुल्म किए हैं, मजलिस अब उसके हर एक जख्म का हिसाब लेगी। अब मजलिस पूरी तरीके से तैयार है, न सिर्फ वो चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ वो अपने इनकी पोल खोलेगी, बल्कि गलियों में आम आवाम तक पहुंचेगी और खास तौर से जो 2 तबके जिनको इन्होंने जानबूझ कर नजरअंदाज किया, जिनका वोट तो लिया लेकिन इन्होंने सारी ताकत बंदर बांट करके अपने आप पास रख ली, वो 2 तबके हैं, मुस्लिम और दलित। खास तौर से मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में इन दोनों तबकों को पूरी तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया है। तो आज हमारे स्टेज पे जो मैं तारुफ भी करा दूं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गफ्फार साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और ट्रेजर हैं और साइड में हमारे जनरल सेक्रेटरी बलीग नोमानी साहब हैं और उनके साथ में बहुत ही जाना पहचाना, जो अक्सर आप लोग टीवी पे देखते होंगे, आप मुशायरा भी पढ़ते हैं, एक बहुत ही दलितों के बहुत ही एक्टिव एक फार शख्सियत है राजीव रियाज साहब। वो भी इस बात की निशानी है कि आज हमारे साथ बहुत सारे दलित भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आज ज्वाइन भी करेंगे और मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब MIM पूरी तरह से इक्विप्ड है। दिल्ली MCD के जो इलेक्शंस है वो हालिया कोई 6 से 8 महीने दूर है। इन 6 से 8 महीने में हमें तैयारी करनी है। दिल्ली की जो सीटें जहां दलित और मुस्लिम माहौल है, जहां जिसको जीतने में हमें बहुत आसानी है, या हम पूरे और इलेक्शन को मुतासिर न करें, उन सीटों को चुनकर हम इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, खासतौर से मीडिया का साथ चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमारे दबे कुचले वर्ग की वो आवाज उठा दें, वो आम आवाम तक पहुंचा दें, या जो हमारे यहाँ से मैसेज जाएगा, जो आज हमारे इम्तियाज जलील साहब जो मैसेज देंगे, वो आम लोगों तक पहुंचा दें। और दिल्ली की जो फिरका वारियत जिस तरह से जहर लोगों ने फैलाया है फिरका वारियत का, अगर इसको फिरका हम आहंगी में लाना है, अगर सद्भावना में लाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें दबे कुचले वर्गों को एक होना होगा, खास तौर से मुस्लिम और दलित को एक होना होगा। और यही एक्सपेरिमेंट आपने औरंगाबाद में दोहराया है, तो औरंगाबाद के MP, MLA या वहां के जो लोकल बॉडीज हैं, उन सब में MIM ने मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन पेश करके बाकायदा एक कामयाब तारीख लिखी है। तो इंशाअल्लाह अब ये तारीख हम दिल्ली में रखेंगे। अब मैं किसी बात के साथ आपसे इजाजत लेता हूं और मैं दरख्वास्त करूंगा आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से कि वो अब आपके सामने MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेके आपसे रूबरू हो। आली जनाब बैरिस्टर आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि हाँ काफी दूर से मुझे पार्लियामेंट हाउस से आना पड़ा था।
आज पहली ही मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट की, जिस कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो बहुत सारे मुद्दे थे और वो वहां से निकलते निकलते और यहाँ तक पहुंचते थोड़ा सा वक्त लग गया, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। जो बातें हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से करना चाह रहे थे, वो तमाम बातों को हमारे दिल्ली के सदर जनाब कलीमुल्लाह साहब ने आप लोगों को बता दिया है। चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं उनसे मैं बाद में मुखातिब होता हूँ। तो पहले जो सवाल आप लोगों के हैं, हम डायरेक्ट उसी से अगर शुरुआत करते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिवायत होती है, आप लोगों के सवाल दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं मनोज टंडन, चीफ रिपोर्टर अखबार मसली। हाल फिलहाल में मजलिस को जो है पश्चिम बंगाल में नकार दिया गया है, तो ऐसे हालात में दिल्ली के अंदर आप क्या समझते हैं, कितनी सफलता वो पाएंगे? बहुत अच्छा लगता है कि जब मीडिया वाले हमसे हमारी नाकामियों के बारे में सवाल करते हैं। जहां कामयाब होते हैं उसका जिक्र ही नहीं किया जाता है। हम बिहार में गए थे, बिहार में पहली मरतबा हमें नाकामियां भी मिली थी। उसके बाद जब हमने लगातार 5 साल मेहनत किए, तो हम वहां पर 5 सीटें बिहार के अंदर जीते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए था, उतनी ताकत के साथ हम इसलिए नहीं वहां पे लड़ पाए थे। ये पूरे इलेक्शन के दौर के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहां पर इलेक्शन लड़े थे, तो वो इज्जतमान जनाब मोदी साहब थे, अमित शाह साहब थे और भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे मुल्क को ये कहा था कि तुम घर में जाकर बैठो, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। और वो खुद है तो लाखों की तादाद के अंदर लोगों को सड़कों के ऊपर उतार रहे थे। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये हुक्म मिला था जब ये इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया गया था कि आप लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल है, जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें अनाज नहीं मिल रहा, खाने की तकलीफें हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जितनी भी टीम थी, जो अगर कोरोना नहीं होता तो हम पश्चिम बंगाल की गलियों के अंदर, हम सड़कों के ऊपर नजर आते थे। लेकिन मैं खुद, एक पार्टी के हमारे से 2 ही एमपी है, असदुद्दीन अवैसी साहब और मैं खुद, जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों की तकलीफों को आप सॉल्व करिएगा, अगर ये कोरोना अगर थोड़ा कम होता है तो आप बिल्कुल वहां पर आइएगा। तो उस दिन मेरे लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मेरी नजरों के अंदर उनकी इज्जत और इसलिए बढ़ गई थी कि मैं एक तरफ मुल्क के वजीर आजम को देख रहा था, जो मुझे कह रहे थे कि तुम घर में बैठो, मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। उस वक्त इलेक्शन हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता था, हमारे लिए हमारे लोगों की तकलीफें मायने रखती थी। हम यकीनन हर इलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि हम उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले अगर आप उनके आंकड़े अगर देखेंगे तो मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ही एमपीज थे। कभी आपने उनसे ये पूछा कि आप तो 2 ही है, आप देश के अंदर कैसा अपना हुकूमत बनाने की सोच रहे थे? हम भी धीरे धीरे कदम रख रहे थे। हम हैदराबाद के अंदर एक एमपी चुनकर आते थे, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पछाड़ के वहां पे भी उनका एक एमपी आ सकता है। बिहार के अंदर जब हम दोबारा गए तो यही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि आज से 5 साल पहले आप आए थे, यहाँ की बिहार की जनता ने आपको नकार दिया था, आपको कामयाबी नहीं मिली थी, आप दोबारा क्यों आए हैं करके। लेकिन वहां की आवाम को इस बात का एहसास हुआ था कि 5 साल पहले जब मजलिस आई थी, हमने इनका साथ नहीं दिया था, अब हम इनका साथ देंगे। तो हमने 5 वहां पर एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जीत कर लेकर आए थे। तो यकीनन हम कांशीराम का आपको एक बात आपको याद होगी कांशीराम साहब की, कि पहला इलेक्शन जो होता है, दूसरा इलेक्शन क्या होता है और तीसरा इलेक्शन जीत के अंदर। तो हम बहुत सारी जगह के ऊपर फर्स्ट और सेकंड कवर कर चुके हैं। अब जहां पर भी जाएंगे तो वो थर्ड से जीतने के लिए जाने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन हो, यूपी के अंदर इलेक्शन की तैयारी में आपकी पार्टी जो है हल्फनामा ले रही है इलेक्शन लड़ने वालों से और एक भारी भरकम रकम भी वसूल देगी, तो क्या ऐसा ही दिल्ली में भी दोहराया जाएगा? नहीं, मुझे भारी भरकम कितनी होती है मुझे आप ही बता दें तो जरा बेहतर रहेगा। उसमें भारी भरकम कितनी है? तो अगर आप एक जिम्मेदार तरीके से मुझसे सवाल कर रहे थे तो आप ही मुझे जवाब दे दीजिएगा कि कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। भारी भरकम किसे कहते हैं? आवेदन के लिए। आवेदन कितना भारी भरकम मतलब कितना? 10,000।
मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि 10,000 रुपये कोई मजलिस के तरफ से, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारी रकम ऐसी ली जा रही है। हाँ, ये है कि एक प्रोसेस, हाँ, हम लोग यकीनन वहां पर ये बात सामने आई है। हम लोगों से ये देखना चाह रहे हैं, देखिए एक उभरती हुई पार्टी जो होती है, जिसको आवाम ये समझती है कि मैं इस पार्टी के अंदर जाऊंगा अगर तो इसके अंदर जीत यकीनी है, तो वही लोग बड़ी तादाद के अंदर उस पार्टी से जुड़ते हैं। मरी हुई कमजोर पार्टी के साथ कोई जाते नहीं है इसमें। तो एक कामयाब पार्टी की निशानी इसी बात की गवाही देती है कि अगर हम जब मैदान में उतरने की बात करते हैं, तो आज कलीमुल्लाह साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे पास एक एक वार्ड से कई दावेदार हैं। क्यों है ये? इसका सही अगर जवाब अगर ढूंढा जाए तो उसका सही जवाब यही है कि लोगों को लगता है कि अब मजलिस ही एक ऑल्टरनेटिव है, इसलिए हम मजलिस के साथ जोड़ना चाहिए। लोग वहां पर जब आते हैं तो कई दफा ऐसा होता है, ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसा किसी को एक टिकट नकारा गया तो दूसरे ही दिन उनका पूरा जज्बा खत्म हो जाता है, फिर वो विरोध में चले जाते हैं। तो हम एक लोगों को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वाकई में मतलब कितने जज्बे वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हलफनामा दे दिया है तो कल हम कोर्ट में चले जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे करके। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है इलेक्शन लड़ने का, हमारी पार्टी ने इस सिस्टम को इख्तियार किया है। दिल्ली के लिए आपके पास क्या प्लान है? जिस इलेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, एमसीडी का क्या प्लान है? देखिए, प्लान अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमने 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो हमने असेंबली के इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था, हमको भी कहीं ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे मुद्दे और हमारे जितने भी मसले हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर देगी। और आप ये बात मानेंगे, आम आदमी पार्टी खुद ये बात माननी चाहिए कि उनकी कामयाबी के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली के हमारे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था उनकी कामयाबी के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आ गए और हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इनको 5 साल आजमा कर देखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ अगर इंसाफ करती तो यकीन मानिए मजलिस को यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। लेकिन इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो जब हमारे मरकज का मामला आया हो, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए हैं, उस वक्त आप मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए थे। आप कानून के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आज अदालत अगर ये कह रही है कि 3 चैनल्स ने माफी मांगनी चाहिए, तो हम तो ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहले कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने आपको इस कुर्सी के ऊपर बिठाई है, जिस कौम ने आपको इतने ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, अगर आपका रोल, अगर हमने दंगे के दौरान अगर आपका रोल क्या रहा है, अगर हम ये बताना शुरू करें तो शायद 2 घंटे भी अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा। ये आवाम नहीं जानती है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये हर चीज आज के दिन आवाम तक पहुंचती है। तो यकीनन एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर हमने किस किस को नहीं अपनाया है, किस किस को नहीं आजमाया है। एमआईएम पार्टी तो की नहीं, दिल्ली के अंदर की नहीं एमआईएम पार्टी। इससे पहले हम किसके साथ जाते थे? कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी हम किसी दूसरी पार्टियों के साथ गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ गए। लेकिन हर एक को आजमाने के बाद ये इतने सारे लोग जब ये फैसला करते हैं तो ये उनकी नाराजगी बताती है कि साहब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया था, ये भरोसा मेरा इन्होंने तोड़े हैं, इसलिए मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा एक विकल्प दीजिएगा। तो वो विकल्प देने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर आई है, और दिल्ली के अंदर यकीनन हम एक मौका मांगेंगे लोगों से, और लोगों से यही कहेंगे कि आपने हर एक को आजमाया है, एक बार हमको आजमा कर देखिए। मैं आज 2014 से 2019 तक मैं औरंगाबाद का एमएलए हुआ करता था। अगर मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अगर मैंने काम नहीं किया होता तो शायद औरंगाबाद की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे दोबारा एक एमपी के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं करते थे। हमने काम किया तो लोग हमारे साथ में आए, और लोग ऐसे साथ में आए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है, और वो इम्तियाज जलील एमआईएम पार्टी से चुनकर आया है। एक ऐसे दौर में चुनकर आया है कि जब पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर मोदी साहब की लहर चल रही थी और वहां पर हमारे औरंगाबाद के अंदर एमआईएम का जिक्र हो रहा था। तो एक मैं समझता हूँ कि लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद और लोगों की मोहब्बत एमआईएम की तरफ जो बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। बाद में जो दंगे हुए थे उसमें क्या एमआईएम का रोल है? जो पीड़ित है आज भी उनके बच्चे अंदर बंद है। इतना तो कह सकते हैं कि एमआईएम का दंगा कराने में कोई रोल नहीं है। वो पीड़ित जो है वो आपसे आस लगाए बैठे हैं जी, उसके बारे में क्या आप? यकीनन देखिए, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जितनी हमारी पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने की बात थी, हमने कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ये हम बढ़ाएंगे करके। हमने अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही हमने कलीमुल्लाह साहब को यहाँ का सदर बनाया है और हमने हमारी दिल्ली की टीम को सिर्फ एक ही बात करे है हमने कि हमारा लक्ष्य महज सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। आपसे आप आस लगाए बैठे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने उनको साफ कहा है हमारी बॉडी को, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं कहा है, पूरे मुल्क में हम जहां पर भी जाते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी मेहनत यही है कि जो भी लोग तकलीफ के अंदर है उनकी तकलीफों को दूर करिएगा, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो सवाल है आपका कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या किया गया है, कि मेरी दिल्ली की टीम सही तरीके से बता सकती है। हमने हमारी टीम्स को क्या क्या ताकीद किए हैं, क्या बताए हैं। हमारी मंशा यही है कि देखिए, सियासत के तौर के ऊपर अगर हमको सियासत ही अगर करना होता तो एमआईएम पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कई राज्यों के अंदर हुकूमत करी होती। तेलंगाना के अंदर हमको हर इलेक्शन के अंदर हमको ये मौका दिया जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकबर साहब हम आपको बनाते हैं करके, लेकिन हमने एक बार भी ये पोस्ट हमने ली नहीं, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं। और सरकारें जो काम करती है वो सरकारों की जो नाकामयाबियां होती है, जो उनके गलत फैसले होते हैं, उनकी गलत नीतियां होती है, उसको उजागर करने का काम करते हैं। आपने मुझे जो स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में बताया है, देखिए, इस मुल्क की ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, और दंगे कराने के बाद अगर हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि जिस कौम के सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं, इसके अंदर नुकसान जिसका ज्यादा हुआ है, उन्हीं को अगर जेलों के अंदर बंद कर रहा है, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर मुझे खुशी होती कि अगर इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल साहब से ले लेते थे, मुल्क के वजीर आजम से आप ले लेते थे, तो मेरे हिसाब से हम तो अभी सियासी मैदान के अंदर उतरे भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सवालों के जवाब जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगे जाते हैं। हर चीज का इलाज ये समझा जाता है कि मजलिस ही के पास इलाज है और मजलिस में ही करना चाहिए। दंगों के अंदर जितने भी पीड़ित हैं, हम आगे चुनाव लड़े नहीं लड़े ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जिम्मेदारों को, कि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके घर वालों के हौसले कैसे बुलंद किए जा सकते हैं। हम कहीं पर भी दंगे करने वालों का हम साथ नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों न हो। हम कतई इस बात के लिए कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब साथ में मिलकर रखते हैं, लेकिन जानबूझकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे कराने के बाद जो एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जाए, कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, और वो आवाज हम उठाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन मैं दिल्ली के दंगों के ताल्लुक से बता दूं कि जितनी मदद हम लोगों ने की, खासतौर से हैदराबाद से अलग से पूरा एक जो दंगा चल रहा था तब भी पूरा दवाइयों से लेके सारी किट और पूरी मदद, और कुछ मदद ऐसी है जो हम आपको और भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो लोग मजरूर होंगे जिनकी हमने मदद की है। इस वक्त भी कम से कम हम 50 लोगों के ऐसे टच में हैं जो जेलों में बंद हैं, बेकसूर हैं। उनकी मदद हम वकीलों की फीस देके कर रहे हैं, कुछ हम पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, कुछ हम मजलिस के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। क्योंकि सांसद साहब अभी आए हैं, मैं उनसे जिक्र नहीं कर पाया, सीधा यही ले आया, इसलिए मैंने ये बीच में जवाब। अब नेक्स्ट एक सवाल बेहतर ये रहेगा दिल्ली से ताल्लुक से करेंगे सवाल। जी, इलेक्शन के ताल्लुक से सर सवाल ये था कि 2022 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या संभावित पार्टनर्स कौन कौन होंगे, अलायंस किस तरह का होगा?
देखिए, अलायंस का फैसला जो है वो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेंगे, और कितनी सीटें लड़ेंगे वो हमारी दिल्ली यूनिट के ऊपर हम छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत तो यही लोग करने वाले हैं, नतीजे इन्हीं को लेकर आना है, कामयाबी जब मिलेंगी तो इन्हीं की पीठ हम थपथपाने वाले हैं। हम तो यहाँ पर इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, इसके बाद है तो हम पूरी तरह से जब पार्टी मुतमईन हो जाएगी तो वो नंबर्स के ऊपर हम पहुंचेंगे। लेकिन एक ये है कि जो जज्बा रखने वाले लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको तरजीह दी जाएगी कि ऐसा नहीं है कि मैं चुनकर आ गया हूँ और चुनकर आकर बैठ गया हूँ और सिर्फ बाकी सिर्फ पैसा कमाने का काम करने का है, अब चुनकर आ गए हैं तो ऐसे इस तरह के कैंडिडेट्स को हम कतई एंटरटेन नहीं करेंगे। दो हो लेकिन ईमानदार हो, अच्छे हो, जज्बा रखने वाले हो, ऐसे लोगों को करनी चाहिए। सर, कोई भी पार्टी जब मैदान में उतरती है तो उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, खाका तैयार किया जाता है कि हमने इस राज्य में ये काम किया है, इसको लेकर यहाँ पर आएंगे। आप देश की राजधानी में लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव है यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी आपके सामने है, भाजपा आपके सामने है, कांग्रेस आपके सामने, कहीं न कहीं तीनों के अलग अलग राज्यों में उसकी सरकार है, उसके पास अपने मुद्दे हैं। यहाँ पर केजरीवाल सरकार के पास बिजली, पानी और ये मुद्दे जो मजबूत है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। आपके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं तो लेकर जनता के पास जाएंगे? देखिए साहब, अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, इस मुल्क के मुसलमानों की बात करूं, तो इन्हें ताजमहल नहीं चाहिए। इनकी ख्वाहिशें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती है। इस कौम की सिर्फ यही मांग होती है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, हमारी जो रोज की जरूरियात है वो हमें किसी तरह से मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर है तो बिजली और ये, यानी कि यहाँ सिर्फ दिल्ली के अंदर है तो मुसलमान जी रहा है, ऐसा नहीं है, मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर भी जी रहा है। अगर हमारे पास कोई एक मिशन नहीं रहा, हमारे पास आज के दिन सबसे ज्यादा लोगों के अंदर, खासतौर से मैं मुसलमानों के और दलितों के बारे में ये कहना चाहूंगा कि एक तरह का जो डिप्रेशन का एक माहौल आ गया है। हम जब देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने देखा है कि इलेक्शन के वक्त में अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो सेक्युलर पार्टी के साथ जाने वाला हूँ। इलेक्शन के हद तक ये इनको बहुत अपना सर के ऊपर उठाते हैं, लेकिन 5 साल जब आपको इनकी जरूरत होती है, जब कहीं दंगे होते हैं, जब मॉब लिंचिंग होती है, जब नाइंसाफियां होती है, तब ये लोग खामोश बैठ जाते हैं और पूरी कौम ये उम्मीद करती है कि नहीं असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोले, असदुद्दीन अवैसी ने बोलना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। तो यानी कि अब लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि साहब हमारी जरूरत जो है, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, और हमें जो एजेंसीज के जरिए जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके हम लोगों को एक निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, और सिर्फ एक आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं साहब। जब हमने यहाँ पर देखे हैं तबलीगी जमात के जो इतने बड़े हमारे ओहदे के ऊपर बैठे हुए, उन लोगों को निशाना बनाया गया, उस वक्त किसी ने ये उनके हक में बात नहीं की है। कोरोना जैसा कलीम साहब ने बताया है कि उसने जात, धर्म और मजहब देखकर अटैक नहीं किया था, उसने राज्य देखकर अटैक नहीं किया था, लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था कि इस मुल्क के अंदर कोरोना अगर फैला है तो सिर्फ इन लोगों की वजह से फैला है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तबलीग का काम अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब लोग सड़कों के ऊपर निकले, नौजवानों ने ये नहीं देखा कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है, ट्रेनें रुकाई, बस रुकाया और कहा कि ये हमारी तरफ से ये खाना लेकर जाओ, ये पानी हमारी तरफ से लेकर जाओ, हमारी तरफ से मदद हम ये पहुंचा रहे हैं। वो काम जो उन्होंने किया है, मेरे हिसाब से आज कई सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जिनको ये लगा कि कुछ महीने पहले तक या 1.5 साल पहले जब ये कोरोना आया तो मुझे ये बताया जा रहा था कि ये कोरोना तो इसकी वजह से आया है, ये टोपी वाले और ये दाढ़ी वाले की वजह से कोरोना फैला है। लेकिन यही टोपी वाला और यही दाढ़ी वाला था जो रोड के ऊपर रुकाकर मुझे है तो खाना दे रहा था, मुझे पानी दे रहा था, मुझे अपने घर के अंदर आसरा दे रहा था। तो आज वक्त को और मुल्क को ऐसे लोगों की, ऐसी पार्टीज की जरूरत है जो बुरे वक्त के अंदर उनके साथ खड़े रहे।
अच्छे वक्त में तो बहुत सारे आएंगे, अभी भी इलेक्शन जैसे ही आएगा तो बड़े बड़े पेंडॉल सजाए जाएंगे, उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाएगी। और मुसलमानों की सियासत जो है आज तक मैं यही समझते आया हूं, और बहुत सारे मीडिया वाले भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमें खुश कैसे किया जाता है। हमें खुश इस तरह से किया जाता है कि रमजान का महीना आया है तो केजरीवाल साहब है तो इफ्तारी के प्रोग्राम में आते हैं, उनको एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब है तो टोपी पहनाते हैं, खच 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 फोटोज खींचे जाते हैं उसके अंदर, फिर एक साहब उठ के आते हैं उनको खजूर खिलाते हैं। ये है तो इनका सेक्युलरिज्म हो गया है। यार यही काम जो है वो शरद पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर करते हैं, वो अशोक चौहान साहब करते हैं, वो मुलायम सिंह यादव साहब करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म यही है कि रमजान के महीने में आओ, ऐसा टोपी पहन लो और दूसरे दिन अखबार के अंदर फोटोज छप जाती है। लेकिन यही लोग क्या आपके बुरे वक्त के अंदर आपके साथ खड़े रहते हैं? क्या आपको आपकी जवाबदेही, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि दंगों के दौरान इस तरह के पीरियड के अंदर जो मुश्किलात आती है कौम के ऊपर, तब उनके लिए खड़े रहना चाहिए? नहीं। सर आप 2 बार एमपी बने, आपने जैसा जिक्र किया कि मैंने 2 बार एमपी बना, लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया कि मैंने बना या 1 बार बना। आपने कहा कि मुसलमानों को जो है मौका दिया गया। फिर जिस तरह से दिल्ली में जब चर्चा किया गया आपको एमसीडी को लेकर, फिर आपने यहाँ अपनी पार्टी का जिक्र नहीं किया, आपने मुसलमानों का जिक्र किया कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाए। तो क्या समझा, ये समझा जाए कि AIMIM जो है क्या वो मुसलमानों की पार्टी है सिर्फ? देखिए मेरे पास जब नगर निगम के चुनाव हुए तो हमने 26 कॉर्पोरेटर्स पहले ही इलेक्शन के टाइम के ऊपर हमने चुन कर लिया। पहला ही इलेक्शन हम लड़ रहे थे और उस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यही हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था कि हम जो है उसे मुसलमानों की बात करते हैं। उन 26 के अंदर 6 कॉर्पोरेटर्स ऐसे थे जो मेरे 5 दलित भाई थे और एक हिंदू बहन थी जो उन 26 के अंदर चुन कर आई थी। मुसलमानों को इतना तवज्जो देने का क्या मकसद है? हाँ, मैं आपने बहुत सही सवाल उठाया है। हमने इतने सालों तक आपकी चौखट पे क्यों नहीं आए? हम दिल्ली में क्यों नहीं आए हैं? आज 50 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है, हैदराबाद के अंदर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम आपके पास क्यों नहीं आए? हम इसलिए नहीं आए कि हम ये उम्मीद करते रहे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको हम वोट देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी, हमारे साथ खड़े रहेगी, हमारे बुरे वक्त के अंदर हमारा साथ देगी करके। लेकिन जब हमको ये एहसास होने लगा कि सिर्फ मुसलमान और दलित 2 ऐसे कौम है जिनको है तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरफ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोटिंग के टाइम के ऊपर बस तुम्हारा काम है वोट देना और तुमने है तो सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं मांगना चाहिए उसके अंदर। आप मुझे ये बताइएगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां से आप कम से कम 5 MPs को चुनकर ला सकते हैं, लेकिन आप उनको टिकट ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि नहीं ये कौम जो है इनका काम सिर्फ वोट देने का है, इन्होंने हिस्सेदारी नहीं मांगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम इनको काउंसिलर बनाएंगे, इन्हें ये MLA नहीं बन सकते हैं, MP नहीं बन सकते हैं। जब हम लड़े तो हम जीते, इसीलिए अब हम यहाँ पर आए हैं, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। मेरा सवाल यह है कि आपसे दिल्ली के इलेक्शन में जो आपके पास क्या प्लान होगा उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप महज सिर्फ 2 बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं, एक तबलीगी जमात का मुद्दा और एक दंगा। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों से आपको कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं खुद ये बात मानता हूँ। मैं अक्सर ये बात अक्सर बहुत सारे जलसों के अंदर करता हूँ कि हर शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। एक वो शहर होता है जहां पर आप रहते हैं, एक वो शहर है जहां पर बलीद नोमानी साहब रहते हैं। इन शहरों के अंदर फर्क क्यों आ रहा है इस देश के अंदर? मुझे ये बताइएगा कि राजीव साहब जहां पर जिस इलाके के अंदर रहते हैं उस इलाके की हालत कैसी होती है और आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहां की हालत कैसी रहती है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर संविधान ने हर एक को अधिकार दिया है, इस मुल्क के अंदर इक्वल राइट्स दिए हैं, तो हमारी बस्तियों के अंदर हमको पानी के लिए क्यों तरसना पड़ता है? हमें बिजली, हमारी सड़क, हमारे इलाकों के अंदर गंदगी क्यों नजर आती है? हमारे इलाकों के अंदर पुलिस स्टेशन ज्यादा क्यों नजर आते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस कम नजर आते हैं? ये क्या वजह है? ये कहीं ना कहीं तो कुछ नाइंसाफियां है। यही मुद्दों को लेकर हम आगे आ रहे हैं। हम अपने तौर के ऊपर जितनी सीटें लेकर आएंगे, हमारी मकसद यही रहेगा कि उन इलाकों की तरक्की हम कर सके। और जहां तक हमारा जो रोड मैप रहेगा
इसके लिए हम यकीनन एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। कलीमुल्लाह साहब अपने तौर के ऊपर दिल्ली के लिए क्या प्लान्स बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर उन्होंने भी इसके ऊपर तवज्जो। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का 2014 में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स मैंने बनाया था। मैंने उनको भी ये सारे रोड मैप दिए थे कि आपको काम क्या क्या करना है। उसके बाद 23 फरवरी 2019 को इसी हॉल में, इसी स्टेज पे मुख्यमंत्री को बुला के और फिर उसके 2 महीने बाद उप मुख्यमंत्री को बुला के दिल्ली का मैंने प्लान दिया था। और मैंने उनको क्या प्लान दिया था कि जिस तरह से मजलिस हैदराबाद में काम कर रही है और जिस काम की आप अपनी पीठ ठोकते हो, यानी कि तालीम की, आप वो वाला मॉडल यहाँ लाइए। वो मॉडल ये है कि जिस तरह से उन्होंने 250 स्कूल गरीबों के लिए फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पढ़ने के एतबार से किराए की बिल्डिंग में लेके बनाए हैं, आप दिल्ली में बनाइए। दोनों ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने हाँ की। मैं आपको वीडियो भी रिलीज करूंगा उसकी। और हाँ करने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहाँ मौजूद थे अमानतुल्लाह खान साहब, उनसे कहा कि आप कमेटी बनाइए। उन्होंने एक दिल्ली एजुकेशन कमेटी बनाई, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ आज भी उस कमेटी का कन्वीनर मैं ही हूँ। मैंने उस मीटिंग में बुला करके इस 250 स्कूल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 17 स्कूलों को हमने फाइनल किया। अगर आप सबने देखा होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट आया अखबार में कि हमें किराए की बिल्डिंग चाहिए। हमने 600 टीचर के इंटरव्यू लिए जिनको फाइनल किया। 6000 में से 600 को फाइनल किया, 17 प्रिंसिपल को फाइनल किया, एक डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो दुबई से बुलाया लेडी को, डॉक्टर हलीमा सादिया को, उनको अपॉइंट किया और वो काम बीच में रोक दिया गया। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मेरी सियासत में आने का वजह ही सिर्फ यही है कि ये जो झूठे वादे करते हैं, अब हम जो करेंगे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये होगा कि इस सरकार से जो इसने वादे करे हैं हमसे कि हम गरीबों के इलाके में स्कूल बनाएंगे, और वो क्यों बनाएंगे। मैंने उनको कहा था कि जितने आपकी स्कीम है एजुकेशन की वो सब मौजूदा स्कूलों में है, और मौजूदा स्कूल अनथराइज कॉलोनी में है नहीं। अनथराइज कॉलोनी में अगर है भी स्कूल तो जहां 50 होने चाहिए वहां 1 है या 2 है। तो जब आपकी स्कीम उसका उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा है तो आप इसको तब्दील करिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे तब्दील करें। मैंने कहा आप किराए की बिल्डिंग लीजिए, क्योंकि अनथराइज कॉलोनी में आपके पास जगह भी नहीं है। वो किराए की बिल्डिंग लेके कम से कम क्लास 8वीं तक आप बच्चों को तालीम दीजिए। वहां के बच्चों को जो अनथराइज कॉलोनी में रहता है, मुस्तफाबाद में रहता है, सीलमपुर में रहता है, इवन ओखला में, जो गरीब बच्चा है उसको जो सीबीएसई एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो तो ऐसे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ता है, उसमें भी उसको फीस देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात वो फीस भी नहीं दे पाता। तब मैंने उनसे कहा कि आप ये स्कीम लाइए। उन्होंने वादा किया। तो एक तो प्रोजेक्ट हमारा ये। दूसरा प्रोजेक्ट मैंने उनसे कहा ये जो आपकी मोहल्ला क्लिनिक है, इसके साथ भी वही हो रहा है कि आपके उन इलाकों में तो मोहल्ला क्लिनिक कामयाब है जहां आपके ठेकेदार मौजूद है और वो जगह दे देते हैं और आपकी साठ काट हो जाती है। लेकिन जहां अनथराइज एरिया है, जहां जहां वो हमारे ऐसे गरीब इलाके हैं जहां दलित और मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां पे नहीं है। आप मुस्तफाबाद का स्कूल भी जाके देखिए, मुस्तफाबाद की मोहल्ला क्लिनिक्स भी आप जाके देख लीजिए क्या हाल है। तो दो तो बेसिक चीजें सेहत और तालीम। उसके अलावा जो एमसीडी में चुनाव में जाएंगे तो किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका ओखला जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की आबादी है, यहाँ भी गंदगी का रिकॉर्ड है। तो ये एमसीडी का काम है। तो जो एमसीडी के बेसिक काम है कि वो सफाई हो, सेहत के एतबार से, खासतौर से जब डेंगू फैलता है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में फैलता है। तो ये जो नजरअंदाज करती है ये पार्टियां, और जिन पार्टियों तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती, तो इसलिए जब हम चुन कर आएंगे और ऐवानों में जाएंगे तब हम इनको मजबूर करेंगे। और देखिए 2-3 महीने में ही हम जो मुस्लिम खासतौर से अक़लियत से रिलेटेड जितने इदारे हैं उनकी जो पोल खोल रहे हैं। अभी हमने दिल्ली उर्दू अकेडमी के बारे में बताया कि क्या क्या 2 साल का बजट नहीं दिया गया, 27 वैकेंसियों खाली है, इन्होंने नहीं भरी। वहां पे 2 साल से उर्दू के प्रोग्राम नहीं हो रहे। जो ऑटो ड्राइवर्स और मजदूरों का ख्याल है, आपको उनका शोरा का ख्याल क्यों नहीं है। बहुत सारे शोरा हजरात हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ उर्दू के प्रोग्राम पे और मुशायरों पे डिपेंड है। तो इस तरह के पूरी लंबी फहरिस्त है। मैं चूंकि दिल्ली की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इम्तियाज जलील साहब से ये अंडर में मिनिस्टर साहब की हिदायत लेके इंशाअल्लाह आपके बीच में आऊंगा। उनको परवाह मत करिए। मुद्दे तो इतने मुद्दे हैं कि 10 केजरीवाल आएंगे तब जाकर पूरा कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बताने वाला नहीं आया। हम हमेशा बेवकूफ बनते रहे। जब मैं पहली बार मिलने गया था अरविंद केजरीवाल से, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक बात कही थी मुझसे कि भाई मुसलमान बातें बहुत करता है, लिख के नहीं लाता कुछ भी, उसे पता ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं लाऊंगा लिख के। मैं लिख कर लेकर आया। 2014 में गालिब इंस्टीट्यूट में कुरान के साथ उनको वो रोड मैप मैंने पेश किया है, कुरान शरीफ के साथ। उन्होंने बाकायदा वही टोपी लगाई हुई थी बड़ी वाली, वो भी फोटो मेरे पास है, वो बड़ी वाली फर वाली। सवाल क्या है, देखिए ये लोग जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं,
आप बिल्कुल परवाह मत करिए, हमारे पास रास्ता है। देखिए मुद्दे हैं, मुद्दों को हल करने का तरीका है, और उससे ऊपर हमारे पास प्लेटफॉर्म है मजलिस, और उससे भी बड़ी बात हमारे पास लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप है जो ऐवानों में खड़े होकर दहाड़ती है तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। मेरे पास जब दलित भाई मेरे आए, एक दलित भाई हमारे वहां बैठे हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र जी, किधर बैठे हैं सर? सर आपको भी स्टेज पर बुला लीजिए। जब मैंने इनसे बात की, मैंने कहा देखिए साहब, आप हमारी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते? इनके 16 संगठनों से मेरी बात हुई, 16 संगठनों ने हमें हाँ की। उसके बाद ये बोले 27 जुलाई को हमारे 40 संगठन की मीटिंग है। हमने कहा आप क्यों सपोर्ट करते हैं एमआईएम? क्या वजह आपके एमआईएम को सपोर्ट करने? यही बात मेरे दोस्त राजीव व्यास से थी कि आपकी क्या वजह जो एमआईएम को सपोर्ट करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा साहब एक ही वजह है, वो वजह ये है कि बाबा साहब को जो असल इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया वो किसी नेता ने, जितने अच्छे अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने पार्लियामेंट में और जनमानस में खासतौर से उन मनोवादियों की आंख में आंख डाल के जो एहसास कराया है कि देखिए हिंदुस्तान की रूह, इसकी जमहूरियत, और जमहूरियत की जान इसका संविधान, और संविधान का निर्माता बाबा साहब। तो बाबा साहब के अगर तुम नहीं होगे तुम किसके हो? तुम इसका मतलब हमेशा छलावा करते चले आए हो, तो उनमें इस तरह है, बेचैनी। लिहाजा अब ये प्रयोग जब मैं इनसे मिला, देवेंद्र जी से और राजीव जी से, मुझे तब हौसला आया। मैंने अपने सीनियर लीडर जलील साहब से रिक्वेस्ट की कि चाहे आप 1 घंटे के लिए आ जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, ताकि मैं ये मैसेज दे दूं लोगों को कि अब दिल्ली का दलित और मुसलमान एक हो चुका है, और तीन कम्युनिटी मुस्लिम, दलित और सरदार, ये मिलकर 45 से 50% बनते हैं। दिल्ली में इनके बिना कोई राज नहीं कर सकता, इनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। सिर्फ इसमें जरूरत इस बात की है, खासतौर से आप लोग चश्मा बदल लीजिए, हकीकत का चश्मे पे आ जाइए। ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, आप हम पे बार बार इल्जाम लगाती हैं, हमारे चुनाव लड़ने पे तो फंड पूछा जाता है। अभी एक साहब बहुत बड़े वाले वो सेकुलर बनते हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं साहब आम आदमी एमआईएम उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेगी, इसका फंड कहां से आएगा? कभी किसी और पार्टी से पूछा उन्होंने इसका फंड कहां से आएगा? तो ये सवाल झेलने के लिए हम तैयार हैं। आपने जिम्मेदारी दी है, हम खूब सोच समझ कर ये मैदान में आए। खासतौर से मैं अपनी 20 साल की जो समाजी खिदमत को कुर्बानी करके सियासत के मैदान में आया हूँ। मुझे लोगों ने बहुत डराया कि साहब ये सियासत का मैदान बड़ा गंदा होता है, इसमें तो बड़ा जबरदस्त वाला आदमी चाहिए होता, मार धाड़ वाला चाहिए होता, नए शरीफों का कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा ऐसा गलतफहमी है आपकी, शराफत हमेशा से ऊपर रही है। अगर आपके दिल में जज्बा है और मोहब्बत है और जानते हैं काम करना, तो इंशाल्लाह काम होगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये सब लोगों की लीडरशिप में, आपकी लीडरशिप में, बैरिस्टर साहब की लीडरशिप में इंशाल्लाह दिल्ली के हालात बदलेंगे। और आप सब लोग नोट कर लीजिए, आप लोग गवाह रहेंगे जब एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा। और 30 साल पहले आखिरी सांसद वहां से मुसलमान चुनकर आया था। उसके बाद क्या हुआ? तादाद तो बढ़ रही, बहुत तादाद बढ़ रही हमारी, लेकिन हर 5 साल के बाद कभी गौर किए है कि दिल्ली की असेंबली हो, महाराष्ट्र की असेंबली हो, गुजरात की असेंबली हो, राजस्थान की असेंबली हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद हमारे आंकड़े क्यों कम हो रहे, हमारी नुमाइंदगी क्यों कम हो रही है? इसलिए कम हो रही है कि हम लोग मुत्तहिद नहीं है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। कोई इसके साथ गया, कोई उसके साथ गया, हमको बांटने का काम किया गया। इसीलिए जब हम उतरे मैदान में और हमने जब लोगों से यह कहा कि एक बार, वैसे भी तुम वोट देते हो तो किसको? शिवसेना को तो तुमने वोट दिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो तुमने वोट दिए नहीं, फिर क्या वजह है कि तुम्हारा वोट अगर कांग्रेस को जाता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को जाता है, तो शिवसेना कैसे जीत कर आती है? मेरे अपने शहर से 20 साल लगातार शिवसेना जीत कर आती है। हमने लोगों से यह कहा कि जीत और हार का जो भी फैसला हो हम अपने रब पर छोड़ेंगे। एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही। अगर 50,000 वोट लेकर अगर हम हार भी जाते हैं तो उस हार के अंदर हमारी जीत रहेगी, क्योंकि हमने कम से कम 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है।
हमने लोगों से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल के शिवसेना के झंडे को हमने उखाड़ फेंका और वहां पे मजलिस के झंडे को हमने वहां पर लहराया। इसलिए लहराया कि किसी ने यह नहीं कहा यह टिकट इम्तियाज जलील को क्यों जा रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमारी क़यादत कभी खड़ी नहीं हो सकती है, कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती है, जब तक हम अपने जहनों में यह बात नहीं डालते, जब तक हम इस बात के ऊपर गौर नहीं करते कि किसी न किसी को तुम्हारा अपना आमिल मानना पड़ेगा, किसी न किसी को तुम्हें अपना खायद मानना पड़ेगा। और अगर किसी खायद ने चलते हुए सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखा और यह कहा कि अब तुम्हारा नुमाइंदा ये रहेगा तो कौम की जरूरत यह है, तो उन्होंने कहना हाँ मेरे खायद ने कहा है, मैं इसके ऊपर लब्बैक कहता हूं। है ख्वाहिशें रहती है, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें रहती है, बिल्कुल रहनी भी चाहिए। आपने मेहनत किए हैं, लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर हर इंसान ये सोचेगा कि नहीं मैं ही दावेदार हूं, मैं ही पार्टी को लेकर आया हूं, मेरी वजह से पार्टी चलती है, इम्तियाज जलील कोई दिल्ली का जिम्मेदार नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है दिल्ली का, मैं असदुद्दीन अवैसी का एक छोटा सा सिपाही हूं जो उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान में घूमता हूं, सिर्फ असद भाई के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। और मैं हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से यह बात कहना चाहूंगा, ये जब बच्चियां मुझसे मिलने के लिए आई, मुझे यकीनन खराब नहीं लगा, मुझे खुशी इस बात की हुई कि तुमने कम से कम मुझे अपना समझा, इसीलिए लड़ने के लिए आए। लोग गैरों से नहीं लड़ते हैं, लोग अपनों से ही लड़ते हैं। आपकी नाराजगी अगर कुछ है, आइए, मैं लोकसभा के पूरे अधिवेशन के वक्त में यहीं पे रहूंगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहीं पे रहेंगे। कलीम साहब, हम तो ये चाहेंगे कि हमें मजदूर की तरह आप दौड़ाए, आप कहिए हमें कि आज रात को यहां पर जाना है, वहां पर 20 लोग क्यों नहीं रहते हैं, इम्तियाज जलील आपसे उन 20 लोगों से मिलने के लिए आएगा, क्योंकि खतरे से दरिया बनती है मेरे भाई। हर इंसान की अपनी कीमत है, हर इंसान की अपनी एक ताकत है। अगर उस ताकत को हम भूल जाए और ये कहे कि नहीं मैं बहुत ताकतवर हूं, ये साहब के पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। आज हम अगर मुत्तहिद रहेंगे, ताकत बनकर खड़े रहेंगे, हमें मालूम है कि जब एक नई पार्टी आती है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी दूसरी एस्टैब्लिश पार्टियां हरकत में आ जाती है और उनका मकसद यही रहता है कि किस तरह से ये पार्टी को बर्बाद किया जाए, खत्म किया जाए, इन्हें बांटा जाए, इन्हें बिखेरा जाए ताकि अपनी दुकान चलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरा यकीन है आज आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा और एक अलग तरह का, नौजवान भी उतने ही है, बुजुर्ग भी उतने ही है, माए और बहनों की भी दुआएं साथ में है, तो यकीन मानिए दिल्ली में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा जरूर आप लोगों की बदौलत लहराएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं इंशाअल्लाह आज सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए आए थे, इस प्रोग्राम के लिए, कि जहां पर बहुत सारे लोग शमूलियत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद हम लगातार दिल्ली के अंदर रहेंगे। मैं कलीम साहब से, वली साहब से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम जो है अब आप अपने अपने इलाकों के अंदर, जहां जहां पर भी आपकी बस्तियों के अंदर, आपके इलाकों के अंदर, वहां पे ऑर्गेनाइज करें ताकि लोग भी देख सके कि कल तक मजलिस थी नहीं और आज पूरा का पूरा महल्ला हरा मफलर डालकर घूम रहा है करके। तो ये एक बदलाव अपने अपने इलाकों के अंदर लीजिएगा। वक्त बहुत कम है, हम लोगों को सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपका ये भाई मौजूद है, आप कभी भी मुझसे मिलिएगा, आप मुझे कहिएगा कि कहां पर आना है, मैं आकर मिलूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो एक मिशन के लिए निकले हुए हैं। हम यकीनन छोटे नहीं हो जाएंगे अगर आपसे मिलने के लिए अगर हम आएंगे, क्योंकि हमको उस मकसद को हासिल करना है और इंशाअल्लाह उस मकसद को हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम
ये भूल जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके पास क्या ओहदा है, किसको नजरअंदाज किया जाए। सब मिलकर अगर एक ताकत बनकर आएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर मजलिस यहां पर कामयाब होगी। बहुत वक्त हो चुका है, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।